हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत प्रजापति और आपका मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षण बाय आरपी में हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए देखते हैं हम हमारा आज का टॉपिक कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमारे सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले एग्ज़ाम में। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक कोहलबर्ग का सिद्धांत। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। कोहलबर्ग कहाँ के निवासी थे? ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। और इनका जन्म कब हुआ था? 1927 में, 1927 में। और ये क्या थे? पियाजे के सिद्धांत से इनका सिद्धांत अभिप्रेत है, अर्थात कि पियाजे का सिद्धांत जो कि उन्होंने स्टेज में दिया था अपना सिद्धांत, वैसे ही इन्होंने कोहलबर्ग ने भी अपना सिद्धांत स्टेज में दिया हुआ है। यदि आप पियाजे का सिद्धांत नहीं जानते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो पर जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इनका सिद्धांत देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन उन्होंने 1969 में किया था। कब किया था? 1969 में। और तथा 1981 और 1984 में इनका संशोधन हुआ था। आगे सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि नैतिक विकास किसे कहा जाता है। नैतिक विकास अर्थात मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट वो होता है कि जैसे हम अ, समाज में जो भी अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, जो अच्छा करते हैं, अच्छी भावनाएं लाते हैं हम अपने दिमाग में, अपना व्यवहार उस तरीके से प्रकट करते हैं, उसी को कहते हैं नैतिक विकास। जैसे बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों के पैर छूते हैं, समाज में अच्छे से बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, उसी को कहते हैं नैतिक विकास। क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है? नैतिक मूल्य द्वारा विचार। नैतिकता का विकास जन्म से नहीं होता बल्कि समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा है होता है कि अर्थात समाज में जैसे लोग रह रहे हैं, हम उस तरीके से अपने नैतिक और अनैतिक विचारों को देखते हैं और उन्हें समझते हैं कि क्या ये बुरा है, किसी को पीटना मारना बुरा है, किसी को गाली देना बुरा है, बड़ों के पैर छूना क्या है? ये एक नैतिक मूल्य है। सामने से अच्छे से बात या व्यवहार करना, ये क्या है? एक नैतिक मूल्य है। आइए हम देखते हैं कि नैतिक मूल्य को कैसे समझाया है इन्होंने एक कहानी के माध्यम से, जिसे हिंज की कहानी कहते हैं। और ये अक्सर करके सीटेट एग्जाम में पूछी जाती है कि हिंज की कहानी के बारे में नैतिक दुविधा क्या है, नैतिक तर्कड़ा क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग समझेंगे। इसमें हम देखते हैं कि हिंज की कहानी को पहले समझते हैं कि ये होता क्या है, हिंज की कहानी आखिर है क्या। इसमें हिंज नाम का एक युवक होता है जो कि उसकी बीवी बहुत ज़्यादा ही बीमार होती है, बहुत ज़्यादा ही बीमार होती है। और उसके लिए जो एक दवा थी जिसका नाम रेडियम था, उसको उसकी खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। और जो कि डॉक्टर ने बताया था कि ये इनके इलाज के लिए रेडियम दवा ही इनको दी जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि उस फार्मासिस्ट के पास जा कर के दवा को मांगा, लेकिन उस दवा की खोज इन्होंने इतनी मेहनत से की थी, इसीलिए फार्मासिस्ट ने उस दवा का दाम क्या किया था? उसकी दाम से भी 10 गुना दाम लगा कर के देने के लिए राज़ी हुआ था। मगर उतना पैसा नहीं होने की वजह से हिंज उस दवा को नहीं ले पा रहा था। अब हिंज बहुत ही मुसीबत में फँस गया कि वह क्या करे? तो हिंज को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने क्या किया, जा कर के तोड़-फोड़ करके वहाँ से रेडियम नाम की दवा को चुरा लिया और अपनी पत्नी को ठीक किया। अब इस कहानी से कोहलबर्ग ने 2 प्रश्न का निर्माण किया है, जो कि एक है नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कड़ा। तो हम सबसे पहले समझते हैं नैतिक दुविधा अर्थात मोरल डायलेमा क्या है? DILEMMA। मोरल डायलेमा क्या है? सही और गलत के मध्य निर्माण में वो उसमें दुविधा हो गई। जैसे कि हिंज चोरी नहीं करता तो पत्नी मर जाती, और चोरी किया तो पुलिस पकड़ ले जाती। तो इसमें हिंज के सामने दुविधा हो गई थी कि चोरी करे कि ना करे, अर्थात कि वो चोरी चोरी करने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था, तो इसलिए उसने क्या किया था कि चोरी किया था। लेकिन यहाँ पर उसके पास दुविधा हो गई थी कि हाँ, वो करे कि ना करे। अगर चोरी करेगा रेडियम की दवा की तो पत्नी की जान बचा सकता है, और लेकिन
उसे पुलिस पकड़ ले जाएगी। तो इस तरीके से उसके पास दुविधा हो गई थी कि वह क्या करे और क्या ना करे। फिर उसके बाद आगे हम देखते हैं मोरल रीजनिंग अर्थात नैतिक तर्कड़ा। इसमें समझ में नहीं आता है कि सही क्या है और गलत क्या है, उसमें से एक फैसले को चूज करना होता है। तो कहानी में क्या उसने किया, हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी किया। तो इसमें सही गलत का निर्णय एक लेना पड़ता है, तो उसे ही कहते हैं नहीं नैतिक तर्कड़ा। अर्थात तर्कड़ा मतलब कि अपने दिमाग का प्रयोग करके अपनी सोच को विकसित करके कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसमें एक निर्णय ले लेता है। फिर आगे हम देखते हैं कि जो कि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के बारे में हम जानते हैं कि इन्होंने जैसे पियाजे ने अपने चरण में दिया था कि बच्चे का विकास कैसे कैसे होता है, उसी तरीके से कोहलबर्ग ने भी अपने नैतिक विकास के चरण को 3 चरणों में विभाजित किया है और उन तीनों चरणों के 2-2 उप विभाजन किया हुआ है। तो हम पहले देखते हैं पहला पूर्व रूढ़िगत नैतिक विकास अवस्था अर्थात प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसको आप इसके इंग्लिश नाम से ही याद करिएगा, नहीं तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है हिंदी के नाम में। और ये कब से कब तक है, 4 से 10 साल तक है। कब से कब तक है, 4 से 10 साल तक। इसमें क्या होता है कि नैतिक विकास में असमर्थ होता है, सही गलत समझने में असमर्थ होता है और उसके बारे में समाज निर्णय लेता है कि हाँ तुम क्या करो। जैसे बच्चा 4 से 10 साल का है तो अभी उसके अंतर्गत इतनी समझ नहीं आ पाती है कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके बारे में उसके बड़े जन या उसके पापा या मम्मी जो भी समाज में रहते हैं वो उसका निर्णय लेते हैं कि हाँ क्या करो अपनी लाइफ में और क्या ना करो, उसे इतना समझ नहीं होता है। आगे हम देखते हैं इसके उपभेद में क्या है, दंड और आज्ञा पालन। दंड और आज्ञा पालन, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। दंड पाने के भय और पुरस्कार पाने की चाहत में बच्चा क्या करता है, बड़ों को सम्मान देता है, आज्ञा का पालन करता है। कि जैसे कि कोई मेहमान आ जाता है तो बच्चे को मन करता है कि वहाँ से उसके सामने से मेहमान के सामने से मिठाई उठा ले, मगर वो उठा नहीं पाता है और किसके, अपने मम्मी या पापा के भय से उठा नहीं पाता है, जानता है कि उसे दंड मिलेगा। तो जैसे ही लेकिन चले जाते हैं तो उसके बाद वह तुरंत खा लेता है, सोचता है कि थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है अब तो गए। हाँ, तो उस तरीके से क्या होता है कि बच्चा उसको भय बना रहता है, उसको भय बना रहता है कि हाँ, कि अगर हमने उनके सामने से उठा लिया तो हम मार खाएँगे। तो उसके भय से क्या होता है कि बच्चा उसको नहीं उठाता है और आज्ञा का पालन करता है कि हाँ, नहीं करना चाहिए। और उसको पुरस्कार पाने की चाहत होती है कि अर्थात कि मैं ये काम कर दूँगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, कुछ न कुछ मुझे रिवार्ड मिलेगा। तो बच्चे के अंदर ये जिज्ञासा होती है। फिर और हम आगे देखते हैं जैसे साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिव्स इंडिविजुअलिज्म। अपनी इच्छा के इसमें क्या है, अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा पालन एवं वह कार्य करने की लालसा अधिक होती है जिसमें फल अधिक प्राप्त होता है। अर्थात बच्चा सोचता है कि मैं ऐसा ऐसा कोई काम कर दूं कि जिससे कि मुझे जो है और अधिक रिवार्ड मिले या फल उसका अधिक मिले, मुझे उससे इससे उसको लालसा होती है। जैसे पापा ने कह दिया कि हाँ बेटा ये काम कर दो, तो वह तुरंत उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करना शुरू कर देता है, उसकी लालसा अधिक हो जाती है कि हाँ हम पापा का बात मानेंगे तो मुझे कुछ न कुछ मिलेगा, उसका फल मुझे मिलेगा। आगे हम देखते हैं दूसरा इनका सिद्धांत है रूढ़िगत नैतिक अवस्था अर्थात कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज और ये कब से कब तक होता है, 10 से 13 साल। इसको टिट फॉर टैट अर्थात जैसे को तैसे की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें बच्चा क्या हो जाता है, थोड़ा और बड़ा होता है, पहले स्टेज से और बड़ा हो जाता है, मतलब 10 से 13 साल का हो जाता है। तो ये बच्चा क्या हो जाता है, सामाजिक हो जाता है और उन्हें अपने सम्मान की समाज से चाहत होने लगती है और समाज के द्वारा सही गलत का निर्णय ले पाता है। इसमें बच्चा क्या होता है कि समाज के द्वारा सही और गलत का निर्णय ले पाता है, जो समाज कहता है वो ये बात मान लेता है कि हाँ पापा मुझे कहे हैं यहाँ जाने के लिए तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, या मम्मी मुझे जो काम कह रही हैं वो मैं कर लूँगा। तो इसमें क्या होता है कि उसे दिखाने की कोशिश होती है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ और उसे सम्मान मिले कि ताकि उसे सम्मान मिले और वह खुश रहे। तो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है, इसकी कौन-सी अवस्था है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की अवस्था होती है इसमें।
देखते हैं कि हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है, हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है कि हाँ, मैं हमेशा अच्छा बना रहा हूँ। इसको गुड बॉय और गुड गर्ल स्टेज के नाम से भी जानते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा कि ये किस में आता है, कन्वेंशनल स्टेज में आता है। और कन्वेंशनल स्टेज कब से कब है, 10 से 13 साल के। इसमें बच्चा हमेशा अच्छा बनने की कोशिश करता है और सम्मान की आशा हमेशा रखे रहता है। फिर आगे हम लोग देखते हैं कानून एवं उन्मुक्ता व्यवस्था। इसमें बच्चा क्या होता है कि कानून और नियम और नीतियों के हिसाब से चलता रहता है। कि जैसे कि गांधी जी थे, नरम दल के नेता थे, तो वो हमेशा सोचते थे कि आज़ादी हमें किसके हिसाब से दी जाए, कानून की नियम और नीति के हिसाब से ही हमें आज़ादी मिले। और फिर उसके बाद आगे तीसरी अवस्था हम लोग देखते हैं, उत्तर रूढ़िगत अवस्था, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 साल से ऊपर का है। इसमें नैतिक विकास, इसमें बच्चों के अंदर किशोरावस्था में आ जाते हैं और उनके अंदर नैतिक विकास पूर्ण से परिपूर्ण हो जाता है कि हमें कब क्या करना है। उनके अंदर खुद डेवलपमेंट आ जाती है, इतना ज़्यादा उनका मस्तिष्क का विकास हो जाता है अच्छे। तो वह अपने उत्तरदायित्व के प्रति उन्मुख हो जाते हैं, अर्थात अपने उत्तरदायित्व कि मुझे जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसकी समझ उनके अंतर्गत आ जाती है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या है, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कंट्रैक्ट ओरिएंटेशन, अर्थात समाज के साथ नियम बना करके हमको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, इसके बारे में उनकी समझ आ जाती है। नियम एवं नीतियों से यदि नुकसान हो रहा है तो उसे तोड़ देना चाहती है। इतनी समझ हो जाती है उनके अंदर कि अगर बच्चा सोच रहा है कि हाँ, रेड लाइट एरिया से क्रॉस करके यदि हम अपने पापा या मम्मी की जान, कोई भी बीमार हो, उसको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचा करके उसको हम जान बचा सकते हैं, तो बच्चा क्या करेगा, समाज के नियम चाहे कुछ भी हो, लेकिन वह उसको तो जान बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वो क्या करता है कि वो समाज के नियम को नहीं मानता है और अपना काम कर लेता है कि जो भी हाँ उसको अच्छा लगता है। वो सोचता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं वो इसके लिए नहीं बनाए गए हैं कि कोई भी काम उसका अधूरा रह जाए। अर्थात हम ये समझ सकते हैं कि इस उपबंध में क्या है कि समाज से रिलेटेड है कि उसके बच्चों को इतनी समझ आ गई कि हाँ, वो समाज के नियम भी दूसरों का भला करने के लिए है या उसको जो सही लगता है वो कर देगा। आगे हम लोग देखते हैं कि सार्वभौमिक सिद्धांत उन्मुखता, अर्थात यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है कि नैतिक दूसरे के सिद्धांत पर नहीं बल्कि अपने सिद्धांत को मानता है। इसमें जो भी जैसे हमारे क्रांतिकारी हैं, गरम दल के क्रांतिकारी भगत सिंह हैं और चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो कि लड़ाई लड़ने के लिए वो अपनी जान तक न्यौछावर कर दिए थे। और तो इसीलिए इस सिद्धांत को कहा जाता है कि जो भी अपने समाज के लिए बहुत ज़्यादा भलेपूर्ण है, अपनी देश को जैसे उनको आज़ाद कराना था, तो उनके लिए जो सही लगा उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। ये लोग क्या करते हैं कि अपने सिद्धांत खुद बना करके चलते हैं कि हाँ, हम ही सही हैं और कोई सही नहीं है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अपनी अपनी जान तक को परवाह नहीं करते हैं और अपने आप को उसके अपने लिए न्यौछावर कर देते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।